यहाँ फोर्ट वर्थ में हमारे पास एयरप्लेन्स बनाने और रखने के लिए कुल मिलाकर 75 लाख स्क्वायर फीट की जगह है। ये जगह 1.5 किलोमीटर लंबी है और ये 130 फुटबॉल पिचेस के बराबर की है। ये F-35 फैक्ट्री दुनिया की सबसे एडवांस्ड फैक्ट्रीज में से एक है। सबसे पहली बात, इसमें कई पार्ट्स हैं, जिसमें 4 विंग्स और 4 फ्यूसलाजेस हैं। हम हमारे सप्लायर से कंपोजिट पार्ट्स, मेटल पार्ट्स, ट्यूब्स और वायर्स मंगवाते हैं। फैक्ट्री फ्लोर में हर स्टेशन पर एक खास काम किया जाता है। 1.5 किलोमीटर के आखिर में फॉरवर्ड फ्यूजलाज, नोज और कॉकपिट सेक्शन लगाया जाता है, जबकि दूसरी तरफ विंग सेक्शंस को बनाकर माउंट करने का काम होता है और फाइनल असेंबली में कंट्रोल सरफेसेस को लगाया जाता है और F-35 में प्रैट और विटनी इंजन लगाया जाता है। फैक्ट्री से निकलते ही ये फाइनल चेक्स और फ्लाइट टेस्टिंग के लिए जाएगा। टेक्नोलॉजी के मामले में इस एयरक्राफ्ट जितना एडवांस्ड और कोई नहीं। लेकिन ऐसा एडवांस्ड एयरक्राफ्ट बनाने के लिए सिर्फ एक प्रोडक्शन लाइन काफी नहीं है। तो पुराने जमाने में हम लोग ड्राइंग्स ले जाते थे और एक मैकेनिक उन ड्राइंग्स को लगाता था। वो 20-30 पेज की ड्राइंग्स होती थीं और वो हर एक फास्टनर पर मार्कर से लिखता जाता था कि कौन सा फास्टनर कौन से होल में लगाना है। फिर हम वो पैनल एयरप्लेन पर लगाते थे, जिसके बाद वो उसे उस पर चढ़ाते थे और फिर अंदर लगाते थे। लेकिन आज ऑप्टिकल प्रोजेक्शन की मदद से डॉन और उनकी टीम एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग को पूरी तरह बदल रहे हैं। अब हम ऐसा कर रहे हैं कि मैं फास्टनर्स को एयरप्लेन के इस बड़े कवर पर लगा रहा हूं। तो मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि मुझे इस फास्टनर को इस वाले होल में लगाना है, तो अब क्वालिटी काफी बेहतर है और इस वजह से हर एक फास्टनर अपने सही होल में जाता है। अब हमने पूरी फैक्ट्री में ऐसे 200 सिस्टम्स लगा रखे हैं जो ऐसे प्रोजेक्शंस करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। इस तरह के सिस्टम्स की वजह से 18 महीने से ज्यादा की मेहनत के बाद एक F-35 पूरा बनकर काम पर जाने के लिए तैयार खड़ा होता है। हमारे पास दुनिया भर से बहुत सारे पार्ट, पीसेस और कंपोनेंट्स आते हैं और हम लोग उनसे एक F-35 बनाकर भेजते हैं। F-35 लाइटनिंग 2 जैसा टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर फाइटर जेट आज तक नहीं बनाया गया है। इसमें 80 लाख से ज्यादा कोड्स हैं जो इसके पायलट को जंग में दुश्मन से हमेशा एक कदम आगे रखते हैं। पर अब इंजीनियर्स के सामने एविएशन का आज तक का सबसे बड़ा चैलेंज है। F-35 एक 18,000 किलो से ज्यादा का एयरक्राफ्ट है। इतने भारी प्लेन को हवा में रोकना और सीधा नीचे लैंड करवाना बहुत मुश्किल होता है। ये लोग फिजिक्स के नियमों को हराना चाहते हैं। इसके लिए इन्हें इतिहास में की गई बड़ी खोजों से सीख लेनी होगी। इसे बाहर निकालते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फोर्ट वर्थ टेक्सास में एविएशन इंजीनियरिंग में एक नई क्रांति आ रही है, जहां ये लोग दुनिया का सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड फाइटर जेट बना रहे हैं। वो है F-35 लाइटनिंग 2, जिसमें 2.5 लाख से भी ज्यादा पार्ट्स लगे हुए हैं। इन पार्ट्स से ये मॉडर्न और शानदार फाइटिंग मशीन बनाने में 18 महीनों से ज्यादा लग जाते हैं। लेकिन F-35B वेरिएंट के उड़ान भरने से पहले इंजीनियर्स को एक और मुश्किल का हल निकालना है। मरीन्स को एक ऐसा एयरक्राफ्ट चाहिए था जो उनके छोटे से कैरियर्स पर भी लैंड कर सके। उन्हें ऐसा एयरक्राफ्ट चाहिए जो सीधा नीचे उतर सके, जैसे हैरियर्स उतरते हैं। हैरियर को मरीन कोर में सबसे पहले लगभग 50 साल पहले शामिल किया गया था और तब से उनकी एक खूबी की वजह से हर जगह उसे इस्तेमाल किया जाता है, उसकी वर्टिकल लैंडिंग की खूबी। मरीन्स चाहते हैं कि ये प्लेन उनकी जरूरत के हिसाब से ढल सके ताकि जंग में उनके काम आए। ग्राउंड कंट्रोल तैयार रहे। लेकिन हैरियर से दुगने वजन वाले एयरप्लेन को इस तरह उतारना एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के सभी नियमों के खिलाफ जाना है। F-35 18,000 किलो से ज्यादा भारी है। उतने ज्यादा वजन को हवा में रोकना और उसी जगह पर उसका बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल है।
तो क्या पुरानी खोजों की मदद से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? यूएसए में एक सीक्रेट लोकेशन पर टेस्ट पायलट एंडी एजल एक अनोखे एयरक्राफ्ट को बाहर निकाल रहे हैं, जिसने अर्थ पर और स्पेस में भी एविएशन इंजीनियरिंग को बदल डाला था। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये एयरक्राफ्ट लाखों में एक है। ये बेमिसाल है, एकदम बेमिसाल। ये है बेल X-14। ये इसका दुनिया में इकलौता मॉडल है, यानी दुनिया में यही एक X-14 बनाया गया था। ये एक लाजवाब मशीन थी। इसे टॉप सीक्रेट तरीके से बनाया गया था और इसे ये देखने के लिए बनाया गया था कि क्या एक जेट प्लेन वर्टिकली टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। मुश्किल ये थी कि ये एक 1800 किलो से भारी एयरक्राफ्ट था और जाहिर है अर्थ की ग्रेविटी इसे नीचे खींचने की कोशिश जरूर करती। अगर हमें एयरक्राफ्ट को सीधा ऊपर ले जाना है तो उसमें सारा का सारा थ्रस्ट सीधे ऊपर की ओर लगना चाहिए, ऊपर की ओर, हाँ। और वो थ्रस्ट एयरक्राफ्ट के वजन से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। इसे न्यूयॉर्क की बेल एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के इंजीनियर्स ने बनाया था और इस X-14 प्रोटोटाइप को पहले से मौजूद पार्ट से सिर्फ 3 महीनों में बनाया गया था। ठीक है, तो इसे जरा बाहर ले चलते हैं और अच्छे से देखते हैं। इस लाखों में एक एयरप्लेन की इंजीनियरिंग को समझने के लिए एंडी को इसे इसके हैंगर में कई सालों बाद संभाल कर बाहर निकालना होगा। इसे बाहर निकालते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखो, 2 इंजन्स और इन्हें अच्छे से फ्यूजलाज में लगाया गया है। ये किसी भी तरफ के विंग पर निकले हुए नहीं हैं और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हम आखिर में जाकर इस एयरक्राफ्ट को हवा में तैराना चाहते हैं, तो इसके लिए इसके सारे हिस्से एक लाइन में और एयरक्राफ्ट के एकदम बीच में होना जरूरी है। इसके दोनों इंजन लगभग 350 किलो का थ्रस्ट पैदा करते हैं, जिससे कोई भी आम प्लेन टेक ऑफ हो सकता है। लेकिन वर्टिकली टेक ऑफ और लैंड करने के लिए थ्रस्ट पैदा करना नहीं, उसे सही डायरेक्शन देना सबसे जरूरी है। और इसी बात में इसका सारा करिश्मा है। ये है X-14 के सबसे कीमती हिस्से। इंजन से जो हवा बाहर आती है, यानी इसका एग्जॉस्ट, वो उस डायरेक्शन में बाहर जाती है जिस डायरेक्शन में पायलट उसे भेजना चाहता है। तो पायलट तय कर सकता है उसे ये किस तरफ घुमाने हैं और इन वेन्स को किस तरफ की दिशा देनी है। इस बात का मतलब ये है कि वो ये तय करता है कि इंजन से बाहर निकलती हुई हवा उसे किस तरफ छोड़नी है। अगर पायलट नोजल्स को नीचे की ओर घुमाता है तो एयरक्राफ्ट सीधे ऊपर जाएगा और फिर जब वो थोड़ा नीचे उतरेगा तो वो अपने आप को खुद से बैलेंस करते हुए हवा में तैरने लगेगा। यानी आप कह सकते हैं ये दुनिया का पहला थ्रस्ट वेक्टोरिंग एयरक्राफ्ट है। बेल की टीम ने एविएशन इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी, लेकिन ये सिर्फ आधी कामयाबी थी। उन्हें ऐसा कंट्रोल सिस्टम भी बनाना था जिससे पायलट हवा में तैरते वक्त भी प्लेन को आसानी से चला सके। किसी भी आम प्लेन में आगे की तरफ जाते वक्त जो हवा विंग के ऊपर से गुजरती है, हम इन सर्फेसेस को हिलाकर उसे कंट्रोल करते हैं। यह है एलरॉन्स। अगर पायलट को लेफ्ट में जाना होता है तो वो स्टिक को लेफ्ट में झुकाता है। लेफ्ट एलरॉन ऊपर जाता है और राइट एलरॉन नीचे की ओर जाता है और इस वजह से राइट विंग को लेफ्ट विंग से ज्यादा लिफ्ट मिलता है और एयरक्राफ्ट लेफ्ट में मुड़ जाता है। बहुत आसान है। तो X-14 जब हवा में तैर रहा होता है उस वक्त हम जो देखते हैं वो भी कुछ ऐसा ही मामला होता है। ऐसे में पायलट
स्टिक को जितना चाहे उतना हिला सकता है और एलरॉन्स उसी हिसाब से मूव करेंगे, लेकिन उससे एयरक्राफ्ट मुड़ेगा नहीं। इस सिस्टम में इंजन से एक्स्ट्रा हवा लेकर उसे विंग टिप्स और रेयर फ्यूजलाज पर लगे नोजल्स की तरफ भेजा जाता है। जब पायलट स्टिक हिलाता है तो नोजल्स खुलते या बंद होते हैं, जिससे कि हाई प्रेशर एयर बाहर आती है और एयरक्राफ्ट को आसानी से मुड़ने में मदद करती है। तो जब मैं स्टिक को लेफ्ट में हिलाता हूँ तो डक्ट बंद हो जाता है और उससे तेज हवा बाहर नहीं आती है, मगर दूसरी तरफ से बहुत सारी हवा बाहर आती है और इसीलिए प्लेन मुड़ जाता है। 1950 के दशक में X-14 ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के सारे नियम बदल दिए। ये सीधा ऊपर की तरफ टेक ऑफ करने, आम तरीके से उड़ने और सीधे नीचे लैंड करने वाला पहला अमेरिकन जेट एयरक्राफ्ट बन गया। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। अब मैं कह सकता हूँ कि मैं एक एक्स प्लेन में बैठा हूँ। ये मेरे लिए अलग एहसास है। मुझे यहाँ बैठते ही नोजल्स हरकत में आते महसूस हो रहे हैं और यहाँ पर आगे जाने के लिए हॉरिज लिखा है अगर हॉरिजॉन्टल जाना है, और वर्ट लिखा है वर्टिकल जाने के लिए। तो अगर मैं स्विच को आगे पीछे ऐसे करूँ तो इससे प्लेन के नोजल्स नीचे मुड़ेंगे और ये ऊपर जाएगा, बैलेंस बनाएगा और हवा में तैरने लगेगा।